दोस्तों आज जो कॉमिक्स हम पढ़ेंगे उसका नाम है आवाज की तबाही। यह सुपर कमांडो ध्रुव की कॉमिक्स है। तो पढ़ते हैं इसको। ध्वनि यानी आवाज के बगैर इस दुनिया की कल्पना करना भी मुश्किल है। संगीत की मधुर ध्वनि हमारे दिल को खुशी से भर देती है, लेकिन यही ध्वनि जब एक सीमा पार कर जाती है तो यह विनाशकारी भी हो जाती है। तेज संगीत सिर में दर्द पैदा कर देता है। रेल की तेज सीटी किसी को बहरा कर सकती है। सुपरसोनिक वायुयानों का धमाका खिड़कियों के शीशे तोड़ सकता है, और एक अति शक्तिशाली ध्वनि तरंग गगनचुंबी इमारतों को भी पल भर में धूल में मिला सकती है। यह विनाशकारी ध्वनि ऊर्जा जब किसी गलत हाथों में पड़ जाती है तो चारों तरफ फैल जाती है आवाज की तबाही। मेरे जीते जी तुम अपने गंदे मंसूबे कभी पूरे नहीं कर पाओगे ध्वनिराज। इसीलिए तो तुमको मरना पड़ेगा सुपर कमांडो ध्रुव। मेरे हाथों में पराध्वनि तरंगों की शक्ति है जो पहाड़ों को भी चूर चूर कर सकती है। तुम्हारे शरीर को तो मेरे एक ही बार पाउडर बनाकर हवा में बिखेर देगा। यह कहानी राजनगर यूनिवर्सिटी के साउंड रिसर्च सेंटर से शुरू हुई थी, जहां पर बत्तियां आज देर रात तक जल रही थी। जाते जाते मैं फिर कहूंगा कि आप एक महान वैज्ञानिक है प्रोफेसर काले। तुम तो मुझे खामखा बड़ा बनाए दे रहे हो पटेल। नहीं सर, आपने जिस अल्ट्रासोनिक गन का आविष्कार किया है उससे हमारे देश की सुरक्षा व्यवस्था कितनी मजबूत हो जाएगी, इसका अंदाजा आप नहीं लगा रहे हैं। आज से हम बगैर गोली बारूद खर्च किए किसी भी हमलावर का मुंह तोड़ सकते हैं। यह तो सच है पटेल, लेकिन मेरे असिस्टेंट होने के नाते इस सफलता का आधा श्रेय तुमको भी जाता है। कल जब मैं अल्ट्रासोनिक गन के दोनों मॉडल रक्षा मंत्री को भेंट करने जाऊंगा, तब तुम भी मेरे साथ चलोगे। थैंक यू सर। गुड नाइट पटेल। आज रात मुझे लैब में ड्यूटी पर रहना है, लेकिन पहले जरा खाना खा लूं। बड़ी कस के भूख लगी है। उसके बाद ड्यूटी देने जाऊंगा। लेकिन यह देरी पटेल को काफी महंगी पड़ने वाली थी, क्योंकि उसी वक्त लैब के अंदर एक रहस्यमय आकृति दरवाजे से घुस रही थी। मैदान साफ है, पर यह तो मुझे पहले से ही मालूम था। और मुझे यह भी मालूम है कि अल्ट्रासोनिक गन के दोनों मॉडल कहाँ रखे हुए हैं। यह रहा छोटा मॉडल। वह मुझ पर एकदम फिट आया है। लगता है जैसे मेरा नाप लेकर इसे बनाया गया हो। अब अल्ट्रासोनिक गन का बड़ा मॉडल लेकर मैं रखूं चक्कर। कौन हो तुम? तो तुम यहाँ पर क्यों? तुम जरा जल्दी वापस आ गए। मेरा प्लान तो इन दोनों हथियार को चुपचाप लेकर निकल जाने का था। तुम अपने होश में नहीं हो। ये अल्ट्रासोनिक यंत्र हमारे देश की अमानत है। इनको वापस रख दो, और मैं किसी से कुछ नहीं कहूंगा। अब मेरे लिए इनको वापस रखना संभव नहीं है। इसके बाद मुझे सिर्फ एक चीज और चाहिए, नेशनल म्यूजियम से कोर खाब का हीरा। उसके बाद मुझे कोई भी नहीं रोक सकेगा। मेरा पूरा गैंग मेरा इंतजार कर रहा है। मैं तुमको यहाँ से जाने नहीं। ओह, तुम समझते हो कि तुम मुझे रोक सकते हो मूर्ख? जबकि दोनों अल्ट्रासाउंड की यंत्र मेरे कब्जे में है। इस वक्त मैं इसे अकेला नहीं रोक सकता। ओह, यह भाग रहा है। मैं दोनों मशीनों को लेकर इसे पीछे नहीं जा सकता। हेलो गिरजा। अभी अभी लैब से घुंघराले बालों वाला एक आदमी बाहर भागा है। उसका जिंदा रहना हमारे लिए खतरनाक हो सकता है। उसको खत्म कर दो। समझ गया, काम हुआ समझिए। रात के इस वक्त राजनगर की सड़कें सुनसान थी, और अधिकतर अपराधी घर के अंदर थे, क्योंकि यह वक्त ध्रुव की रात की गश्त का वक्त था। और इस वक्त वह जान बचाकर भाग रहे पटेल से कुछ ही दूरी पर था। यह आदमी रात के इस वक्त सड़क पर बेतहाशा क्यों भाग रहा है? जरूर कुछ गड़बड़। तभी पूरी सड़क तेज गति से आते एक ट्रक की हेडलाइटों से चमक उठी। गुर्र। यह ट्रक ड्राइवर पिए हुए है क्या? पटेल पल भर में से यह समझ गया कि इस तेज गति से आते ट्रक का क्या इरादा है। वह सड़क के किनारे की तरफ भागा, लेकिन ट्रक ने उसका पीछा नहीं छोड़ा। ओए! और ध्रुव के कुछ कर पाने से पहले ट्रक अपना काम कर चुका था। यह क्या? ट्रक ने इसको जानबूझकर कुचला है, और ट्रक पर नंबर प्लेट तक नहीं है। इस वक्त मैं इसका पीछा नहीं कर सकता, क्योंकि अभी इस घायल आदमी को अस्पताल ले जाना बहुत ज्यादा जरूरी है। घबराओ मत, मैं भी तुमको अस्पताल ले चलता हूँ। नेशनल म्यूजियम में चोरी, प्रोफेसर काले, अल्ट्रासोनिक गन। यह तो मर गया। भगवान इसकी आत्मा को शांति दे। लेकिन यह घटना देखकर लगता है कि
इसकी हत्या किसी बहुत बड़े षड्यंत्र का हिस्सा है। दूरों का सही आभास हो रहा था, क्योंकि नेशनल म्यूजियम में गार्ड तो ठिकाने लगे, लेकिन म्यूजियम का दरवाजा कैसे खुलेगा? खुलेगा नहीं, टूटेगा। ऐसी मामूली चीजें अब मेरा रास्ता नहीं रोक सकती। म्यूजियम के मजबूत द्वार से एक दमनी तरंग टकराई और पूरा दरवाजा कांपकर छोटे छोटे टुकड़ों में बिखर गया। अब बताओ, कहाँ है वह हीरा? कोर खाब के हीरो को रात में सुरक्षा के लिए इस सेफ में बंद कर दिया जाता है। इस खिलौने के अंदर? हा हा हा। ऐसे खिलौनों को तो मैं अपनी चीख से तोड़ देता हूँ। कोर खाब के हीरे की चोरी तुम्हारे लिए खेल जरूर हो सकता है, लेकिन मेरी नजर में यह एक अपराध है। सुपर कमांडो ध्रुव यहाँ पर, खत्म कर दो इसको। गोलियों की तरतराहट से सुनसान म्यूजियम गूंज उठा, लेकिन ध्रुव अब अपने स्थान पर नहीं था। तुर 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 तुर। और इससे पहले की बंदूकें दोबारा निशाना लगाने के लिए घूम पाती, ध्रुव ने सबके हाथों को खाली करा दिया। ढूम धड़ाक दौड़, दौड़ धड़ाक। थोड़ी देर में सभी गुंडे फर्श पर पड़े दर्द से करार रहे थे। अब तुम्हारा क्या इरादा है? शायद तुम भी मुझे दो दो हाथ करना चाहोगे। इन बुनकों को हराकर यह मत समझो कि तुम दमनी राज से टक्कर ले सकोगे, क्योंकि तुम तो क्या, दमनी राज से दुनिया की कोई भी ताकत टकरा नहीं सकती। दमनी राज? तुम्हारे दिमाग में यह सवाल तो जरूर घूम रहा होगा कि म्यूजियम का मजबूत दरवाजा मैंने कैसे तोड़ा। वह दरवाजा मैंने ऐसे तोड़ा था। ओफ कड़ाक। दमनी राज के हाथ में उन भयंकर दमनी तरंगों की ताकत है जो पहाड़ को भी चूर चूर कर सकती है। तुम्हारी हाड़मास के शरीर को तो ये पाउडर बनाकर हवा में उड़ा देगी। ज्यादा घमंड अच्छा नहीं होता है दमनीराज। ऊँट कभी न कभी पहाड़ के नीचे जरूर आता है। इसके दमनी तरंगे म्यूजियम की दुर्लभ चीजों को नष्ट कर रही है। अगर मैंने इसको तुरंत न रोका तो यह म्यूजियम कबाड़ी बाजार बन जाएगा। घातक दमनी तरंगों के बीच से अपना रास्ता बनाते हुए ध्रुव दमनीराज के पास पहुंचा और एक ही सदैव वार से दमनीराज जमीन पर आ गिरा। दौड़। ओह। पलक झपकते ध्रुव ने दमनीराज के दोनों हाथों को अपने बूटों के नीचे दबा लिया। तो तुमसे दुनिया की कोई ताकत टकरा नहीं सकती दमनीराज। एक लड़ाई जीतने से युद्ध नहीं जीत लिया जाता ध्रुव। दमनीराज का कलाई से मुड़ा और उसमें से एक दमनी तरंग निकलकर ऊपर लटक रहे एक फानुस से टकराई। फानुस ठीक ध्रुव के सिर पर आ गिरा। छनाक। उठो काइलो, हमारे पास ज्यादा वक्त नहीं है। दमनीराज के एक ही वार से मजबूत लोकर टीन के पतले डिब्बे की तरह चूर चूर हो गया। कड़ाक। अंदर रखा कोर खाब का हीरा शैतान की आंख की तरह चमक रहा था। हा 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 हा। मिल गया, मिल गया। अब यहाँ से जाने से पहले इस लड़के का काम तमाम। वी वी। दमनीराज, पुलिस, तो भागो। देखे सर, म्यूजियम के टूटे दरवाजे से कुछ लोग भागते बाहर आ रहे हैं और वह नकाबपोश इन लुटेरों का मुखिया लग रहा है। ध्रुव की सूचना सही थी, पर अभी हमारे पुलिस घेरे से बचकर भाग नहीं पाएंगे। कहना आसान है दरोगा, लेकिन करना बहुत मुश्किल। दमनीराज के हाथों से निकलकर एक भयानक स्वर पूरे वातावरण में फैल गया। टी टी। सिपाहियों के हाथ अपने हथियारों पर जाने के बजाय अपने कानों पर चले गए। मेरा एहसान मानो दरोगा कि मैं तुम लोगों को जिंदा छोड़ दे रहा हूँ। भड़ोम। वरना तुम्हारा हाल भी तुम्हारी जीप जैसा होता। यह तो एक छोटा सा सैंपल था दरोगा। अभी सिरे से मेरी ताकत इतनी बढ़ जाएगी कि पुलिस तो क्या, मिलिट्री भी मेरा रास्ता नहीं रोक पाएगी। हम फिर मिलेंगे दरोगा। और फिर डूब मरने की बात तो यह है कि दमनीराज मेरे होते हुए कोरका का हीरा चुरा कर ले गया। उदास होने की जरूरत नहीं ध्रुव। तुमने तो कुछ देर उसका मुकाबला भी किया, लेकिन हम तो पल भर भी उसके सामने नहीं टिक पाए। यह पता चला कि ट्रक से कुचलकर मरने वाला वह आदमी कौन था। अभी नहीं, लेकिन मुझे यकीन है कि सुबह होते होते उसकी शिनाख्त हो जाएगी। और वहां से कहीं दूर। हा हा हा। कोर खाब का हीरा मेरे अल्ट्रासोनिक तोप में फिट हो गया।
अगर हम सीधे डायमंड मार्केट पर दावा बोलते तो ऐसे न जाने कितने हीरे हमको मिल जाते धवनीराज। लेकिन कोर खाप का हीरा नहीं मिलता मूर्ख। इस हीरे में जो गुण है वह दुनिया के और किसी हीरे में नहीं है। अब तक मेरी अल्ट्रासोनिक तोप की ध्वनि तरंगे जरा सी भी घातक नहीं थी, लेकिन वही तरंगे जब इस हीरे से होकर निकलेंगी तो उनकी ताकत लाखों गुना बढ़ जाएगी। इतनी ज्यादा कि तब मैं यहाँ पर बैठे बैठे कई किलोमीटर ऊपर ऊपर हवा में उड़ रहे विमानों को भी मार गिरा सकता हूँ। तब तो अब हमको कोई नहीं रोक सकता, सिवाय एक आदमी के, सुपर कमांडो ध्रुव के। मुझे उसके म्यूजियम में पहुंचने की जरा सी भी उम्मीद नहीं थी, लेकिन वहां आने से वह तुम लोगों को पहचान गया। अब वह तुम लोगों की तलाश में जरूर निकलेगा और फिर शायद मुझ तक भी पहुंच जाए। तो फिर क्या होगा? घबराओ मत, ध्रुव का इंतजाम तो मैं कर दूंगा, एक लंबा इंतजाम। म्यूजियम में तो पुलिस के आने ने उसे बचा लिया, पर जहाँ उसको मैं अब भेजूंगा वहां पर उसको बचाने वाला कोई नहीं होगा, सिर्फ मारने वाला होगा। धमनीराज का शक एकदम सही था। इंस्पेक्टर को मैंने एक बात नहीं बताई कि म्यूजियम में डकैती डालने वाले गैंग को मैं पहचान चुका हूँ। वह टाटो का गैंग था। पुलिस अपने तरीके से उसको कभी नहीं ढूंढ पाएगी, लेकिन मेरा तरीका पुलिस से जरा अलग है। और मेरा तरीका कल सुबह से शुरू होगा। लेकिन अगली सुबह राजनगर विश्वविद्यालय के साउंड रिसर्च सेंटर में कमाल है, 9 बजने वाले हैं, लेकिन यहाँ पर न तो पटेल नजर आ रहा है और न ही नायर। पटेल शायद लैब के अंदर हो। प्रोफेसर काली ने लैब का दरवाजा खोला। अंदर लैब अस्त व्यस्त पड़ी थी। ओह माय गॉड, पटेल कहीं नजर नहीं आ रहा है और मेरे दोनों अल्ट्रासोनिक यंत्र भी गायब हैं। मुझे तुरंत पुलिस को बुलाना चाहिए। और फिर अगर यह यंत्र किसी गलत आदमी के हाथों में पड़ गया तो गजब हो जाएगा, क्योंकि इस यंत्र से ध्वनि तरंगों को इतना शक्तिशाली बनाया जा सकता है कि वे ध्वनि तरंगे की एक इमारत को भी पलक झपकते नष्ट कर सकती हैं। इस यंत्र के बारे में आपके अलावा और कौन कौन जानता था? सिर्फ मेरे दोनों असिस्टेंट पटेल और नायर। इस समय उन दोनों का भी कहीं पता नहीं चल रहा है। ओह, मैं समझ गया। इस फोटो को ध्यान से देखिए। यह तो पटेल है। इसको क्या हुआ? इसको कल रात किसी किसी ने ट्रक से कुचलकर मार डाला। ओह माय गॉड। और नायर? उसका भी पता हम जल्दी कर लगा लेंगे। और मेरा ख्याल है कि जहाँ पर वह है वहीं पर आपका अल्ट्रासाउंड की यंत्र भी होगा। विश्वविद्यालय से बाहर निकलते समय ध्रुव को कुछ सवालों का जवाब मिल चुका था। तो धमनीराज को अल्ट्रासाउंड यंत्र इस जगह से मिला है और उस यंत्र के बारे में जानने वाला एक आदमी नायर गायब है। और मेरे कुछ और सवालों का जवाब मुझे टाटो के अड्डे से मिल सकता है। राजनगर की स्लम स्ट्रीट में सुबह जरा देर से शुरू होती है, क्योंकि रात भर यहाँ के निवासी न जाने कितने गलत धंधों में व्यस्त रहते हैं। टाटो के अड्डे में रह रहे कैस्टो के उठने का समय भी यही था, पर आज वह शायद अपना ही चेहरा देखकर उठा था। ब्रू, मुझे यह जानकर गौर आश्चर्य हुआ कि तुम दांत भी साफ करते हो, 4 महीने में सिर्फ एक बार ही करते हो। कि क्या चाहते हो तुम? टाटो का पता। पर मुझे क्या मालूम है कि टाटो कहाँ? पर मुझे मालूम है कि टाटो कल रात नेशनल म्यूजियम में डकैती डाल रहा था और तुम उसके सबसे गहरे दोस्त हो। मैं यह जानना चाहता हूँ कि इस वक्त टाटो कहाँ पर है, और यह बात तुम मुझको अगले 2 मिनट के अंदर बताओगे, क्योंकि तुम 2 मिनट से ज्यादा सांस नहीं रोक सकते। बताता हूँ। आह, टाटो अपने गैंग के साथ मान जेल या गार्ड कैबिन में छुपा हुआ है। टाटो ने मुझे यही बताने को कहा था। याद रखना कैस्टो, अगर तुम्हारी खबर गलत हुई तो मैं तुमको उसी झील में डुबा दूंगा। मान झील पुराने जमाने में राजनगर की शान थी, लेकिन आजकल धोबियों के अलावा इस झील के किनारे और कोई नहीं आता था। वह रहा गार्ड कैबिन। अगर कैस्ट्रो सच बोल रहा था तो टाटो इसी के अंदर, पर बात पूरी सोच पाने के पहले ही ध्रुव की विचारधारा छिन्न भिन्न हो गई। छनाक। ओह, इतना लंबा पैर! टाटो का पैर इतना लंबा तो नहीं है। धौड़। टाटो जैसे कीड़े यूकेलिप्टस का पैर दबाते हैं लौंडे। ध्रुव ने सिर उठाकर अपने हमलावर को देखना चाहा और उसका सिर ऊपर उठता ही चला गया। 9 फुट 2 इंच लंबे कद पर यूकेलिप्टस नाम एकदम फिट बैठ रहा था। मैंने इस 20 तोले सोने की चैन के बदले तेरी मौत का कॉन्ट्रैक्ट लिया है लड़के।
और यूकेलिप्टस अपना कॉन्ट्रैक्ट हमेशा पूरा करता है। ध्रुव यूकेलिप्टस की तरफ लपका, तड़ाक, लेकिन यूकेलिप्टस की लंबी भुजाओं ने उसको बीच में ही रोक लिया और यूकेलिप्टस की लंबी टांगों ने उसे एक बार फिर धराशायी कर दिया। ओह, इसकी लंबाई के कारण मैं इसके सिर तक नहीं पहुंच पा रहा हूं और इसके सिर तक पहुंचे बगैर मैं इस पर काबू नहीं पा सकता। इसलिए मुझे इसकी लंबाई का इस्तेमाल इसी के खिलाफ करना पड़ेगा। ध्रुव यूकेलिप्टस के गुस्से से बचने के लिए एक तरफ हटा और अगले पल बड़े हुए हाथ पर कलाबाजी खाता हुआ ध्रुव का शरीर यूकेलिप्टस के सिर तक पहुंच गया। तड़ाक! यूकेलिप्टस लड़खड़ाया पर गिरा नहीं, बल्कि उसके दूसरे हाथ ने बिजली की तरह आगे बढ़कर ध्रुव को पकड़ लिया और पलक झपकते ध्रुव का शरीर जमीन से 13-14 फुट की ऊंचाई पर हवा में लटक रहा था। अब मैं तुझे इतनी जोर से नीचे पटकूंगा कि तेरे साथ साथ ये पत्थर तक करा उठेंगे। यूकेलिप्टस ने ध्रुव को नीचे पटकना चाहा, लेकिन उसी वक्त ध्रुव के पैर उसकी गर्दन पर कस गए और ध्रुव के एक ही झटके से यूकेलिप्टस का शरीर जमीन पर गिरने के बाद गोल गोल घूमता हुआ झील में छपाक से जा गिरा। छपाक! अब मेरे पास अपनी योजना को बनाने के लिए थोड़ा वक्त है। यूकेलिप्टस की ताकत उसकी लंबाई है, इसलिए अब मुझे भी अपनी लंबाई बढ़ानी होगी और एकदम से लंबा होने का तरीका इस वक्त सिर्फ एक ही है, ये बांस। धोबियों से मैं बाद में माफी मांग लूंगा, लेकिन इस वक्त मुझे इन बांसों की ज्यादा जरूरत है। झील में गिरा यूकेलिप्टस लंबे लंबे हाथों से तेज से किनारे की तरफ बढ़ रहा था। तूने यूकेलिप्टस को चुनौती देने की गुस्ताखी की है मत्सर, इसलिए मैं तुझे आसानी से नहीं बल्कि तड़पा तड़पा कर मारूंगा। कोशिश करो, पर यह जान लो कि अब तुम्हारी लंबाई तुम्हारे किसी काम नहीं आ पाएगी यूकेलिप्टस, क्योंकि मेरी और तुम्हारी लड़ाई बराबर लंबाई बराबर है। क्योंकि मेरी और तुम्हारी लंबाई बराबर है। दौड़! और अब मेरे गुस्से तुम्हारे मुंह तक पहुंच सकते हैं। ध्रुव की लंबाई में अचानक हुए इस परिवर्तन से यूकेलिप्टस संभल नहीं पाया। झूम! ओह! वह ध्रुव को यूकेलिप्टस पर हावी होने का मौका मिल गया। दौड़! अब यूकेलिप्टस, मैं यही जानना चाहता हूँ कि मेरे पीछे तुमको किसने भेजा है। यह बताना मेरा उसूलों के खिलाफ है। यूकेलिप्टस मर जाएगा, लेकिन अपनी जुबान कभी नहीं खोलेगा। तो फिर तुम मर ही जाओ यूकेलिप्टस। आई, रुक जाओ, बताता हूँ, मुझे दवनीराज ने भेजा है। दवनीराज? कौन है वह, कहाँ रहता है? यह ध्रुव को हमारे अड्डे के बारे में बता देगा। कभी नहीं। मैंने उसको जो सोने की चैन दी है, उसके लॉकेट में एक सोनिक बम लगा है और उस बम का रिमोट कंट्रोल मेरे हाथ में है। बोल, दवनीराज का अड्डा कहाँ है? दवनीराज का अड्डा कॉल पर। यूकेलिप्टस की बात पूरी हो पाने के पहले ही कहीं पर एक बटन दबा और अगले पल 20 तोले सोने की चैन के साथ साथ भ्रॉम, यूकेलिप्टस का सिर भी टुकड़े टुकड़े हो गया। ओह, शायद इस चैन के लॉकेट में बम था। अब मुझे यह कैसे पता चलेगा कि दवनीराज का अड्डा? एक मिनट। यूकेलिप्टस के जूते में मिट्टी के साथ एक अजीब सा पौधा चिपका पड़ा है। शायद यह मुझे बता सके कि यूकेलिप्टस कहाँ से आया था। यह लड़का तो बच गया दवनीराज, और हमको अपने एक महत्वपूर्ण आदमी से हाथ धोना पड़ा। अब मुझे खुद ही कुछ करना होगा और मैं एक तीर से दो शिकार करूंगा, जिसमें ध्रुव के साथ साथ मेरे बारे में जानने वाला इकलौता आदमी प्रोफेसर काले भी खत्म हो जाएगा। मेरी स्कीम ध्यान से सुनो। और कुछ देर बाद यूनिवर्सिटी गेट से बाहर निकल रहे प्रोफेसर काले को खतरे का जरा सा भी आभास नहीं था। वह आ रहा है टाटो, जबकि खतरा सिर पर आ पहुंचा था। व्रूम! कौन हो तुम लोग? क्या चाहते हो? तुम लोग कुछ बोलते क्यों नहीं? पटेल को तुम लोगों ने ही गड़ मारा था क्या? लेकिन प्रोफेसर काले को अपने सवालों का कोई जवाब नहीं मिला और गाड़ी भी बिन सड़कों से होती हुई पुराने शहर में आकर रुक गई। अपहरणकर्ताओं ने प्रोफेसर काले को नीचे उतार दिया। तुम्हारी जान खतरे में है काले, और इस वक्त तुमको सिर्फ एक आदमी बचा सकता है, सुपर कमांडो ध्रुव। यह रहा उसका फोन नंबर। तुम्हारे पास सिर्फ 10 मिनट का समय काले, बच सकते हो तो बच लो।
10 मिनट का समय, सिर्फ 10 मिनट। दूसरी तरफ घर में बैठे ध्रुव के दिमाग में कई प्रश्न घूम रहे थे। क्या बात है भैया, सिर दर्द हो रहा है? तुम्हारा सिर दबा दूं या कोई बाम लगा दूं? अरे रे, यह मैं क्या सुन रहा हूँ? बड़ी चापलूसी करी है। अच्छा बोल, तुझे क्या चाहिए? मुझे क्या चाहिए? मुझे तो तुम्हारी हालत पर तरस आ रहा था। जाओ, मुझे नहीं दबाना सिर विर। अच्छा, अब गुस्सा थूक दे और बता भी दे कि तुझे क्या चाहिए। मुझे मुझे 2,000 रुपये चाहिए। 2,000? इतने पैसों का तू क्या करेगी? मैं एक नई चीज बना रही हूँ भैया, ध्वनि प्रदूषण दूर करने के लिए एक ईयर प्लग। अभी मैंने काम चलाऊ प्लग बनाया है, पर अभी इसमें कई चीजें और लगानी है। मुझे इसी के लिए पैसे चाहिए। वाह, पर तेरा ईयर प्लग काम कैसे करता है? सिंपल, यह ज्यादा तेज आवाजों को इतना धीमा कर देता है जिससे कान और दिमाग को नुकसान न पहुंचे। इसको लगाने के बाद अगर रेल का इंजन तुम्हारे कान के पास सीटी मारेगा तो तुमको ऐसा लगेगा जैसे कोई बिल्ली धीरे से गुर्रा रही है, पर धीमी आवाज तुमको वैसी की वैसी सुनाई देगी। सच में, अब तो तू यह प्लग बेचकर करोड़ ट्रेन ट्रेन। हेलो, ध्रुव स्पीकिंग। ध्रुव, मैं प्रोफेसर काले बोल रहा हूँ, पुराने शहर के महावीर चौक से। अभी कुछ गुंडे मेरा अपहरण करके मुझे यहाँ छोड़ गए हैं। उन्होंने मुझे 10 मिनट का समय दिया है। 10 मिनट का समय, पर क्यों? पता नहीं, लेकिन वे कह रहे थे कि मुझे सिर्फ तुम ही बचा। ओ कड़। प्रोफेसर 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 अब कभी नहीं बोलेगा बच्चे। उसके 10 मिनट खत्म हो चुके थे। मैंने उसका क्रियाक्रम और दाह संस्कार भी कर दिया है। हा 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 हा। मामला कुछ गड़बड़ है। मुझे तुरंत पुराने शहर पहुंचना होगा। अरे भैया, कहाँ चल दिए? मेरा ईयर प्लग तो देते जाओ। यह तो कुछ सुन ही नहीं रहा है। ध्रुव का दिमाग कहीं और था। पुराना शहर। अभी चैंपियन किलर ने मुझे नताशा के पीछे वहां पर बुलाया था, और अब धमनी राज ने। लगता है कि पुराना शहर अपराधियों का अड्डा बनता जा रहा है। ध्रुव का पुराने शहर पहुंचने में ज्यादा वक्त नहीं लगा। यह रहा महावीर चौक। एक टेलीफोन बूथ वहां पर है। वहीं से प्रोफेसर काले ने मुझे फोन किया होगा। और टेलीफोन बूथ में पहुंचते ही ध्रुव स्तब्ध रह गया। बूथ के फर्श पर पड़े चिथड़ों को पहनना ज्यादा कठिन नहीं था। ये तो वही कपड़े हैं जो प्रोफेसर काले ने सुबह पहने हुए थे। पर टेलीफोन बूथ में पहुंचते ध्रुव स्तब्ध रह गया। बूथ के फर्श पर पड़े चिथड़ों को पहचानना ज्यादा कठिन नहीं था। ये तो वही कपड़े हैं जो प्रोफेसर काले ने सुबह पहने हुए थे। हाँ लड़के, तुम इस समय प्रोफेसर काले के जिस्म का एक चूरा देख रहे हो। ध्रुव तेज से घुमा। धमनीराज, यह मेरे यह मेरे और मेरे प्लान के बीच में रास्ते का रोड़ा बन गया था, ठीक तुम्हारी तरह। इसलिए इसको सजाए मौत मिली। अब तुमको भी वही सजा मिलेगी। तुम बोल रहे हो दमनीराज कि कल रात को भी तुम्हारे पास यही हथियार था, और उसके बावजूद मैंने तुमको मात दी थी। धौड़। और इस हत्या के बाद तो तुमको जाने देने का सवाल ही नहीं पैदा होता। कल रात को तो कल रात को तो तुम पुलिस के आने से बच गए थे, और कल रात मैंने तुम पर अल्ट्रासोनिक सीटी का इस्तेमाल भी नहीं किया था। इस सीटी के बचने के बाद तू घुटनों के बल दया की भीख मांगता मेरे पास आएगा। धमनीराज के सिर पर फिट अल्ट्रासोनिक यंत्र से बहरा कर देने वाली धमनी तरंगें निकलने लगी। पास बैठा एक कुत्ता चीखकर जमीन पर गिर गया, लेकिन ध्रुव के चेहरे पर मुस्कुराहट बरकरार रही। श्वेता के ईयर प्लग वाकई कमाल की चीज है। यह क्या, तुम पर मेरी सीटी का कोई असर नहीं हुआ? सीटियों का मुझ पर असर नहीं होता। वैसे भी सीटियां बजाना तुम जैसे लफंगों का काम है, भड़ौक। ओह, अब मैं मुसीबत में हूँ। मेरी सीटी का इस पर असर नहीं हुआ, और मेरे दूसरे वारों को यह उछल उछल कर बेकार कर देता है। इसलिए अब मुझे अपना निशाना बदलना पड़ेगा। एक दो वारों के बाद ही ध्रुव को धमनीराज का प्लान समझ में आ गया। यह मुझे उस पुरानी बिल्डिंग की तरफ धकेलना चाहता है, पर क्यों? इस क्यों का जवाब ध्रुव को जल्दी मिलने वाला था। हा हा हा। अब तो एकदम ठीक जगह पर पहुंच गया छोकरे। धमनीराज के हाथों से एक शक्तिशाली ध्वनि तरंग निकलकर पुरानी और जर्जर इमारत से टकराई। कड़कड़ा। और एक गड़गड़ाहट के साथ पूरी इमारत ध्रुव के सिर पर ढहने लगी। भागने का न तो कोई रास्ता था और न ही बचने की कोई जगह।
धूल के बादल चारों ओर छा गए। धुड़ धुड़ धुड़। एक के बाद एक अनगिनत टुकड़े जमीन पर गिरते रहे। और थोड़ी देर बाद जहां पर ध्रुव खड़ा था वहां पर पहाड़ जैसा बिल्डिंग के मलबे का ढेर था। इस हादसे में किसी का भी जिंदा बच पाना संभव था। हा हा हा। मार दिया। मैंने ध्रुव को खत्म कर दिया। अब मेरा रास्ता एकदम साफ है। और थोड़ी देर में घटना स्थल से दूर जाते कदमों की आवाज के साथ ठक 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 सब कुछ शांत हो गया। मर घट के सन्नाटे जैसा शांत। यह शांति कुछ देर तक बनी रही। फिर मलबे के ढेर के ऊपर का हिस्सा धीरे धीरे सरकने लगा और उसमें से एक हाथ बाहर निकला। और फिर पूरा शरीर। ओह। एक एक इंच करके बाहर निकलने में बहुत समय लग गया। यह तो मेरी किस्मत अच्छी थी कि लोहे के पुराने सीवर पाइप यहाँ पर पड़े हुए थे और जैसी इमारत गिरनी शुरू हुई वैसे मैं इस पाइप में घुस गया था। बेचारा खुद तो टेढ़ा मेढ़ा हो गया पर इसने मुझे बचा लिया। एक तरीके से यह अच्छा ही हुआ। अब दमनीराज मुझे मरा हुआ समझकर अपने प्लान पर काम करना शुरू करेगा। चढ़ चढ़। और तब हमको पता चल सकेगा कि आखिर उसका मकसद क्या है। दमनीराज का मकसद विचित्र था। हा हा हा। आज की रात में राजनगर वासियों को एक ट्रेलर दिखाऊंगा। राजनगर के विनाश का एक छोटा सा ट्रेलर। और उसके बाद अगर मुझे 50 करोड़ रुपए न दिए गए तो मैं पूरे राजनगर को तबाह कर दूंगा। आज की रात से पूरा राजनगर मेरा बंधक होगा। यह विनाश आप अल्ट्रासोनिक तोप से करेंगे ना धमनीराज? नहीं, अल्ट्रासोनिक तोप का इस्तेमाल मैं बाद में करूंगा। एक छोटे से बक्से जैसे यंत्र पर धमनीराज ने कुछ नोब घुमाई सरर, और उसमें से दो धमनी तरंगें निकलकर दो अलग अलग स्थानों पर केंद्रित होने लगी। आज की रात राजनगर में विनाश फैलाएगा मेरा सेवक कर्कश। विशुद्ध धमनी ऊर्जा से बना जीव। यह जिस चीज को भी छू लेगा वह चीज धूल में मिल जाएगी। और इस पर गोली बम रॉकेट मिसाइल एटम बम कुछ भी असर नहीं कर सकता। कर्कश को मेरे अलावा और कोई भी खत्म नहीं कर सकता। राजनगर के लोग इस विनाशकारी जीव के जन्म से अनजान थे। ओह। यूके लिप्टिस और प्रोफेसर काले के अपहरण की खबरें तो हमको मिल चुकी थी पर हमको यह पता नहीं था कि दमनीराज ने प्रोफेसर काले की विभत्स हत्या कर दी है। आज की रात जरूर कुछ भयंकर घटना घटने वाली है। मुझे अभी से इसका आभास हो रहा है। शायद तुम ठीक कह रहे हो। आज मैं शहर के हर कोने पर पुलिस पार्टी को तैनात कर दूंगा। और उसी रात। ओह। अब तो बातें भी खत्म हो गई और नींद भी आ रही है यार। राघव उधर देख। ये हवा में चिंगारियां कैसी उड़ रही हैं। देखते ही देखते चिंगारियां एक भयानक आकृति में बदल गई। यह क्या है? मुझे क्या पता। मैंने साइंस थोड़े पढ़ी है। लेकिन यह फ्लाईओवर की तरफ बढ़ रहा है। कर्कश ने फ्लाईओवर के एक खंभे को पकड़ा और हजारों टनों का बोझ सह जाने वाला फ्लाईओवर वह पतले तार की तरह कांपने लगा। थर्र। फ्लाईओवर के अलग अलग हिस्से टूटकर गिरने लगे। यह तो तोड़ फोड़ कर रहा है। हमें इसको रोकना चाहिए। गोली चलाओ। लेकिन सभी गोलियां बगैर किसी रुकावट के कर्कश के शरीर से पार हो गई। यह तो लगता है कि हवा का बना हुआ है। इसको रोकना हमारे बूते की बात नहीं है। हेडक्वार्टर को खबर करो। हेडक्वार्टर में सूचना पहुंचते हड़कंप मच गया। क्या कहा? वह लोधी फ्लाईओवर तोड़ने के बाद विजय स्तंभ की तरफ बढ़ गया है। हम अभी वहां पहुंचते हैं। चंदेल, हमारी स्पेशल पुलिस टाइप फोर्स को तैयार करो। विजय स्तंभ के पास रात के समय इक्का दुक्का सोने वालों के अलावा और कोई नहीं था। और सड़क पर सोने वाले खतरे को सूंघना अच्छी तरह से जानते थे। विजय स्तंभ के पास पहुंचकर कर्कश ने अपना एक हाथ उठाया और उसका हाथ लंबा होता चला गया। हाथ मीनार के ऊपर दबा और मीनार कागज के लिफाफे की तरह पिचकती चली गई। कड़म। सर वो देखिए। हे भगवान, यह तो बहुत खतरनाक लग रहा है। ऐसे खतरनाक प्राणी को जरा सी भी ढील नहीं मिलनी चाहिए। इस पर रॉकेट लॉन्चरों से हमला करो। टैंकों को भी भेज देने वाले रॉकेट कर्कश की तरफ लपके, लेकिन बिना कोई नुकसान पहुंचाए कर्कश के ऊर्जा से बने
शरीर के आर पार हो गए। नुकसान पीछे वाली दीवार को हुआ, साथ ही साथ कर्कश का हाथ लंबा हुआ और अगले पल सिपाहियों को अपने शरीरों में हजारों वोल्ट बिजली सा कंपन दौड़ता महसूस हुआ और एक चीख के साथ सभी सिपाही बेहोश हो गए। कर्कश इंस्पेक्टर की तरफ घुमा। इंस्पेक्टर ने ऐसा डरावना जीव अपनी पूरी जिंदगी में नहीं देखा था। डर के मारे उसके पैर मनोभारी हो रहे थे। दौड़ 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 दौड़। वैसे भी वह कर्कश से बचकर भाग नहीं सकता था। कर्कश का हाथ उसकी तरफ लपका और आंख मूंद कर भगवान को याद कर रहे इंस्पेक्टर को अपना शरीर हवा में उड़ता महसूस हुआ। उसने आंखें खोली। ध्रुव का चेहरा उसको सचमुच भगवान जैसा ही लग रहा था। दौड़ 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 दौड़। ध्रुव, तुम यहाँ पर कैसे? जैसे मैंने पुलिस हेडक्वार्टर को भेजे जाने वाला मैसेज अपने ट्रांसमीटर पर भी सुन लिया था, पर यह वक्त इन सब बातों का नहीं है। अभी मुझे इस मुसीबत को रोकना है, पर यह है क्या? जितना ध्रुव कर्कश को देखकर चकित था, उससे कहीं ज्यादा दवनीराज ध्रुव को देखकर चकित था। यह जिंदा बच गया, पर कैसे? यह तो मेरे सामने मलबे में दब गया था। यह ऐसे कई बार जिंदा बच चुका है। इसके बाद जरूर कोई देवी शक्ति है। देवी शक्ति हो या शैतानी ताकत, यह कर्कश से नहीं बच पाएगा। मुझे इसको रोकना तो है, पर मैं इसे रोकूंगा कैसे? ध्रुव ने कर्कश का पहला वार बेकार कर दिया, लेकिन इससे पहले कि उसकी मोटरसाइकिल जमीन को वापस छू पाती, कर्कश का दूसरा हाथ लहराया। ओह कड़क! ध्रुव की किस्मत अच्छी थी कि कर्कश का हाथ उसके बजाय उसकी मोटरसाइकिल पर लगा, पर इसके बावजूद उसके शरीर में कंपन का तेज झटका लगा। ओह! पल भर के लिए तो ऐसा लगा जैसे मेरे सारे अंग टूटकर गिर जाएंगे। पर आखिर यह चीज है क्या? ध्रुव, भागो! हम इस जीव से नहीं निपट सकते। नहीं इंस्पेक्टर, इसको किसी भी तरीके से और विनाश करने से रोकना होगा, वरना यह पूरे शहर को मलबे का ढेर बना देगा। लेकिन कर्कश ध्वनि ऊर्जा से बना प्राणी था और उस पर किसी भी चीज का असर नहीं होता था, जबकि कर्कश के वार का असर हर चीज पर होता था। ओह! इसके दूसरे वार ने तो मेरी लगभग सारी ताकत को खत्म कर दिया है और इसने मुझे एक बार और छू लिया तो फिर मैं कभी उठ नहीं पाऊंगा। पर इसकी सारी ताकत के बावजूद इसमें कोई न कोई कमजोरी तो जरूर होगी, जिससे इसे रोका जा। एक मिनट, इसके दोनों बाजुओं के अंत में ये गोले कैसे हैं? यह तो साफ पता लग रहा कि यह प्राणी एनर्जी का बना है और मेरे ख्याल से ये दोनों गोले इसके शरीर के पॉजिटिव और नेगेटिव पॉइंट है, ठीक वैसे ही जैसे बिजली या बैटरी में होते हैं। और अगर इन दोनों पॉइंटों को मिला दिया जाए तो शॉर्ट सर्किट हो जाएगा और यह जीव खत्म हो जाएगा। इस थ्योरी को तो मैं अभी टेस्ट कर लेता हूँ। ध्रुव ने मीनार के मलबे से एक लोहे के सरिये को खींचकर मोड़ दिया और उसको अपनी बेल्ट से पकड़ लिया। कर्कश के दोनों हाथ एक बार फिर ध्रुव की तरफ लपके और ध्रुव ने फुर्ती के साथ सरिये के दोनों सिरे अपने निशानों से सटा दिए। रोशनी का एक तेज धमाका हुआ और कर्कश गायब हो गया। फचौक! साथ ही शॉर्ट सर्किट का असर कहीं दूर तक हुआ। कड़ाक! यह क्या? कर्कश के साथ साथ इस उसको पैदा करने वाला मेरा यही यंत्र भी शॉर्ट सर्किट हो गया, क्योंकि यह ध्वनि तरंगों के जरिए कर्कश से जुड़ा हुआ था। अब हम कर्कश को दोबारा पैदा नहीं कर पाएंगे। और दूसरी तरफ कमाल है ध्रुव, मैं तो सोच भी नहीं सकता था कि ऐसे प्राणी को नष्ट भी किया जा सकता है। अभी खुश होने की जरूरत नहीं है इंस्पेक्टर, क्योंकि मुझे पूरा यकीन है कि इस जीव को दमनीराज ने यहाँ पर भेजा था। इसलिए जब तक मैं दमनीराज को पकड़ नहीं लेता तब तक मुझे चैन नहीं मिलेगा। वह रात बगैर किसी और घटना के बीत गई। लीजिए, आगे कंजूस मक्खी चूस। कंजूस? मैं कंजूस हूँ? नहीं होते तो मुझे 2000 रुपये न दे देते। न तो रुपए देते हो और न ही मेरा ईयर प्लग वापस करते हो। तेरे ईयर प्लग से अभी मुझे कुछ काम है। और रही पैसे की बात, तो मैं भी रेंड को फ़ोन कर देता हूँ, तू जाकर उससे पैसे ले लेना। ओके, तो ये लो फ़ोन। एक मिनट, न्यूज़ सुन लेने दो। कल रात को राजनगर में एक अजीबोगरीब प्राणी ने एक फ्लाई ओवर के साथ साथ ऐतिहासिक महत्व वाले विजय स्तंभ को भी ध्वस्त कर दिया। लेकिन मशहूर हीरो
सुपर कमांडो ध्रुव ने वक्त पर घटना स्थल पर पहुंचकर इस प्राणी को नष्ट कर दिया। अच्छा, तो कल रात को तुम चुप। इस घटना के पीछे किसका हाथ? खर खड़ खड़ खड़। अरे, एक आग डिस्टरबेंस क्यों आने लगे? डिस्टरबेंस के साथ ही न्यूज रीडर का चेहरा गायब हो रहा था और उस पर एक नया चेहरा उभर रहा था। धमनीराज, राजनगर के वासियों, मैंने यह प्रसारण तुम लोगों को एक जरूरी संदेश देने के लिए रोका है। कल रात राजनगर में तबाही फैलाने वाला प्राणी मेरा सेवक कर्कश था और इसमें मेरी अल्ट्रासोनिक तोप तुम्हारे राजनगर पर सदी हुई है। अपने एक इशारे से मैं राजनगर को अपने एक इशारे से मैं राजनगर की हर इमारत को धूल में मिला सकता हूँ और अगर कल सुबह तक तुम लोगों ने मुझे 50 करोड़ रुपए नहीं दिए तो मैं ऐसा ही करूंगा। तुम लोगों को यकीन दिलाने के लिए अब से 1 घंटे बाद मैं अपने अड्डे पर बैठे बैठे सिटी हॉल को नष्ट कर दूंगा। गुड बाय राजनगर वासियों। ओ माय गॉड, यह आदमी वाकई पागल है। मुझे इसे हर कीमत पर रोकना होगा। अरे भैया, मेरे पैसे! यह तो कुछ सुन ही नहीं रहा है। यह जरूर इस दवनीराज के पीछे जा रहा है। लेकिन मुझे नहीं लगता कि भैया दवनीराज से अकेले निपट सकता है। वह खतरनाक आदमी लगता है। इसलिए चंडिका भी ध्रुव की मदद के लिए जाएगी। और मेरे ईयर प्लग में जो माइक्रोफोन लगा है वह मुझे बताता रहेगा कि भैया कहाँ जा रहा है। ध्रुव का पहला स्टॉप पुलिस हेडक्वार्टर था। उस पागल का मैसेज हमारे पास आ चुका। ध्रुव, उसने कल सुबह तक 50 करोड़ रुपए अंतर्राष्ट्रीय समुद्र में खड़े एक स्टीमर पर भेजने को कहा है, वरना कल सुबह से वह राजनगर की इमारतों को तबाह करना शुरू कर देगा। अगर हमको पता होता कि वह ये सब हरकतें कहाँ से बैठकर कर रहा है तो। ओह, यह तो मुझे मुझे याद ही नहीं रहा। क्या याद नहीं रहा ध्रुव? और तुम चल कहाँ दिए? लौट कर बताता हूँ सर। इस भागदौड़ में मैं यूकेलिप्टस के जूते में चिपके उस पौधे को तो भूल ही गया था जिसे मैंने बोटेनिकल गार्डन के डॉक्टर जोशी को यह पता करने के लिए दिया था कि वह जी पौधा कहाँ पैदा होता है। मेरे ख्याल से अब तक उन्होंने यह पता कर लिया होगा। ध्रुव का ख्याल सही था। यह पौधा एक दुर्लभ किस्म का पौधा ध्रुव, और यह सिर्फ पहाड़ों के ऊपरी भागों पर ही उगता है। यहाँ पर यह पौधा सिर्फ काली पहाड़ी पर ही मिलता है। काली पहाड़ी। यूकेलिप्टस ने मरने से पहले काल शब्द बोला था। शायद वह काली पहाड़ी बोलना चाहता था। यानी यूकेलिप्टस काली पहाड़ी से ही आ रहा था और धमनीराज ने अपना अड्डा भी वहीं बना रखा है। यानी अब भैया काली पहाड़ी की तरफ जा रहा है और मुझे पूरा यकीन है कि धमनीराज इस बात से ज़्यादा देर तक अनजान नहीं रहेगा। मुझे भी अपनी अपनी तैयारी कर लेनी चाहिए। ध्रुव तुरंत काली पहाड़ी की तरफ रवाना हो गया। पहले मैं खुद यह पता कर लूं कि धमनीराज का अड्डा काली पहाड़ी पर है या नहीं। उसके बाद मैं पुलिस को इन्फॉर्म करूंगा। मैं पुलिस को गलत खबर देकर उनका ध्यान बटाना नहीं चाहता। श्वेता के अनुमान को धमनीराज सही साबित कर रहा था। धमनीराज, आपका ध्रुव पर नजर रखने वाला आइडिया बहुत सही था। लगता है कि वह इधर ही आ रहा है। यानी उसको किसी तरह हमारे चड्डे का पता चल गया है। मुझे इसी बात से डर लग रहा था। अगर वह यहाँ तक पहुँच गया तो 50 करोड़ तो क्या, 50 पैसे तक नहीं मिलेंगे। इसको अभी तुरंत रोकना होगा। और यह शुभ कार्य मेरी अल्ट्रासोनिक तोप करेगी। ध्रुव अपने ऊपर आने वाले खतरे से बेखबर नहीं था, पर उसे यह पता नहीं था कि खतरा कहाँ से और कैसे आएगा। कल रात कर्कश के खत्म हो जाने से धमनीराज यह तो जान ही गया होगा कि मैं अभी जिंदा हूँ और फिर वह मुझे मारने। यह कुत्ता अचानक कस के क्यों चिल्लाने लगा? यह जरूर ऐसा कुछ सुन रहा है जिसे मैं नहीं सुन पा रहा, जैसे अल्ट्रासोनिक तरंगे। यानी धमनीराज फिर मुझ पर आक्रमण कर रहा है। वो पर कैसे? अपने आसपास देख रहे ध्रुव का ध्यान उस मूर्ति पर बिल्कुल नहीं था जिसके ठीक नीचे वह खड़ा हुआ था। और जब तक उसे खतरे का आभास होता तब तक टूटती मूर्ति के भारी टुकड़े ठीक उसके ऊपर गिरने शुरू हो गए थे। और इस बार आसपास लोहे का कोई पाइप नहीं था, पर ध्रुव ने अपने होशोवास काबू में रखे। धमनीराज ने मुझ पर जगह चुनकर हमला किया है। बचने का सचमुच कोई मौका नहीं है सिवाय एक रास्ते के।
अगले पल ध्रुव ने अपनी मोटरसाइकिल को हवा में उठा दिया। थोड़ा थोड़ 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 और मूर्ति के भारी टुकड़े ध्रुव के सिर पर गिरने के बजाय स्पेशल मोटरसाइकिल के अगले पहिए से टकराकर इधर उधर छितरा गए। ओह, मौत से बाल बाल बचा। यह तो फिर बच गया दमनीराज। यह लड़का इतनी आसानी से खत्म हो सकता तो यह कब का मर चुका होता। पर मेरे पास और भीषण दाव भी हैं। दवनीराज के इस हमले से ने इस बात को पक्का कर दिया है कि मैं सही रास्ते पर बढ़ रहा हूँ, और इस बात को भी कि दवनीराज मुझे किसी तरह से देख भी रहा है और जल्दी वह मुझ पर हमला जरूर। अगले क्षण ध्रुव पर जैसे बिजली गिरी, कड़ाक। लेकिन इस बात ध्रुव सतर्क था। तेजी से लहराती हुई मोटरसाइकिल ने ध्वनि तरंग के वार को साफ बचा लिया। लेकिन इस बार ध्वनिराज ध्रुव को कुछ सांस लेने का मौका भी नहीं देना चाहता था। पड़ो पड़ा क्रॉस। ध्रुव पर एक के बाद एक ताबड़तोड़ वार होते रहे, पर एक बार भी ध्रुव तक नहीं पहुंच सका। युद्ध शुरू हो चुका था, जिसमें एक तरफ सुपर कमांडो ध्रुव था, जिसके पास सिर्फ आत्मबल और विलक्षण दिमाग था, और दूसरी तरफ एक ऐसा खतरनाक और ताकतवर व्यक्ति था जिसके लिए एक पूरे महानगर को भी धूल में मिला देना कोई बड़ी बात नहीं थी। ओह, एक तो इतनी दूर से सिर्फ एक आदमी को निशाना बनाना वैसे ही मुश्किल होता है, और ऊपर से यह सीधा चल ही नहीं रहा है। यह काफी रास्ता पार कर चुका है। अब इसको रोकने के लिए मुझे अपना निशाना बदलना पड़ेगा। ध्रुव दवनीराज के निशानों से बचता हुआ शहर के अंत तक आ गया था। नदी के उस पार से काली पहाड़ी का इलाका शुरू हो जाता है। यह पुल पार कर लेने के बाद मैं लगभग आधा रास्ता पार कर लूंगा। दवनीराज की धमकी के कारण आज इस व्यस्त पुल पर भी ट्रैफिक नहीं के बराबर है। इसे पार करने में मुझे ज्यादा समय नहीं लगेगा। लेकिन ध्रुव के पुल पर पहुंचते ही पूरा पुल एक भयंकर कंपन से कांपने लगा। गुड़ 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 गुड़। यह एकाक पुल को क्या हो गया? यह पुल तो भूकंपों के झटकों को भी आराम से सह जाता है। यह जरूर दवनीराज का मुझ पर दूसरा हमला। ध्रुव के पूरी बात सोच पाने से पहले ही पुल के बीच का पूरा हिस्सा एक जबरदस्त कड़कड़ाहट के साथ पानी में गिरने लगा। ओह, तो यह है दवनीराज का प्लान। कड़ कड़ कड़। लेकिन ऐसे बचकाने प्लानों से दवनीराज मुझे उस तक पहुंचने से नहीं रोक सकता। हवा में गिरते कंक्रीट के टुकड़े पर से ध्रुव ने मोटरसाइकिल सहित एक जबरदस्त छलांग लगाई, और मोटरसाइकिल के दोनों पहिए पुल को थामने वाले लोहे के मजबूत तारों पर आ टिके। देखते देखते ध्रुव पुल को पार कर चुका था। कमाल है, ध्रुव ने आपके इस वार को भी बेकार कर दिया दवनीराज। इसीलिए तो मैं पहले अपना प्लान शुरू होने से पहले ही इसे खत्म कर देना चाहता था टाटो। लेकिन अभी किस्मत इसका साथ दे रही है, पर मैं भी इसको खत्म करके मानूंगा। एक बार यह पहाड़ी रास्ते पर आ जाए, फिर इसकी कवर मैं वहीं पर बनाऊंगा। पुल के बाद से काली पहाड़ी का घुमावदार घुमावदार और पेचदार रास्ता शुरू हो जाता था। अब असली खतरा यहाँ से शुरू होता है। अगर दवनीराज ने मुझ पर इस पहाड़ी इलाके से हमला किया तो मेरा बचना मुश्किल हो जाएगा। और पहाड़ी की चोटी पर तुमको पक्का पता कि अब वह पहाड़ी सड़क के सबसे संकरे हिस्से में आ रहा है। हाँ दवनीराज, यह इस चढ़ाई का सबसे संकरा हिस्सा है। तो फिर मेरे काम के लिए यह जगह सबसे उपयुक्त है। दवनीराज के हमले का इंतजार कर रहे ध्रुव का ध्यान अपने ऊपर की तरफ बिल्कुल नहीं था, जहां पर एक विशालकाय बाज ध्रुव का काफी देर से पीछा कर रहा था। ओह, यह सड़क तो अब मुश्किल से 5 फीट चौड़ी होगी। लोग यहाँ से कार कैसे? तभी पहाड़ी के ऊपरी हिस्से पर एक धमाका हुआ, और विशालकाय चट्टाने गड़गड़ाहट के साथ सीधे ध्रुव के रास्ते पर लुढ़कती हुई ध्रुव की तरफ बढ़ने लगी। भड़ोम। ओह, दवनीराज ने यह वार बहुत सोच समझ कर किया है। वह समझता कि या तो अब मैं भारी पत्थरों के नीचे कुचला जाऊंगा या सैकड़ों फीट गहरी खाई में गिर जाऊंगा। लेकिन वह यह नहीं जानता कि ध्रुव जुपिटर सर्कस में एक आइटम मौत का कुआं दिखाता था, जिसमें मोटरसाइकिल को एक गोल पिंजरे की दीवारों पर चलाना पड़ता था।
आज वह आइटम मैं धवनीराज को फ्री में दिखाऊंगा, इस सपाट और गोल पहाड़ी दीवार पर मोटरसाइकिल चलाकर। ध्रुव ने अपने बदन को झुकाकर मोटरसाइकिल की स्पीड और तेज कर दी और मोटरसाइकिल अपना रास्ता बदलकर पहाड़ी ढलान पर चढ़ गई। देखते देखते ध्रुव लुढ़कते पत्थरों के ऊपर से सुरक्षित निकल गया। आह, इस युद्ध की यह तीसरी बाजी भी मेरे ही नाम रही। यह तो मेरे हर वार को बेकार करता जा रहा है, और अब यह हमारे अड्डे से ज्यादा दूर भी नहीं है। अब मेरे पास सिर्फ एक आखिरी मौका है, वरना ध्रुव हमारे इस अड्डे तक पहुंच ही जाएगा और फिर न जाने क्या होगा। इस बात को ध्रुव भी समझ रहा था। अब वह जगह ज्यादा दूर नहीं है जहां पर मुझे धवनीराज का डा होने का शक। दौड़ 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 दौड़। ये आवाज कैसी हो रही है? पूरी सड़क भी हिल रही है, लग रहा कि जैसे भूकंप आ रहा है। मतलब साफ है, मुझ पर धवनीराज का चौथा हमला हो रहा है। कड़ौक। देखते देखते रास्ते का एक बड़ा हिस्सा टूटकर नीचे गिरने लगा। इतनी स्पीड में मैं न तो तेज से ब्रेक मार सकता हूँ और न ही पहले की तरह तरह इन उबड़ खाबड़ दीवारों पर चढ़ सकता हूँ। इस मुसीबत से उबरने का एक ही रास्ता है, रुकने के बजाय और तेज चलने का। स्पीडोमीटर की सुई थिरककर 200 के आंकड़े पर जा रुकी और ध्रुव की मोटरसाइकिल हवा में एक ऐसी छलांग लगाने के लिए उड़ी, व्रूम, जिसकी आज तक किसी भी आदमी ने कोशिश तक नहीं की थी। ध्रुव का यह अद्भुत करिश्मा देखने के लिए कई दर्शक मौजूद थे, जैसे काली पहाड़ी के रोपवे ट्रॉली पर बैठे कुछ बच्चे। सचिन, वो देख, सुपर कमांडो ध्रुव, माय गॉड, यह छलांग लगा पाएगा या नहीं? ऊपर चोटी पर बैठा वहीं विशालकाय बाज और धवनीराज। अब की बार मेरा वार खाली नहीं जाएगा। कोई भी इंसान मोटरसाइकिल से इतनी लंबी छलांग नहीं लगा सकता। मोटरसाइकिल तेज से खाई के दूसरे छोर की तरफ गिरी, धड़ाक, और अगला पहिया खाई के छोर पर आ टिका। पल भर के लिए लगा कि ध्रुव ने खाई पार कर ली है, लेकिन फिर मोटरसाइकिल असंतुलित होकर सैकड़ों फीट गहरी खाई में गिरने लगी। सचिन, ध्रुव गिर रहा है। अब मुझे रोपवे का यह मोटा तार ही बचा सकता है, पर क्या मैं इतनी ऊंचाई से सिर्फ एक तार पर गिरने का करिश्मा दिखा पाऊंगा? जरा सी भी चूक से मैं इस तार के अगल बगल से निकल जाऊंगा और फिर मेरी हड्डियों का भुर्ता बनना पक्का है। कई सांसें रुकी हुई थी, लेकिन फिर कलाबाजी खाती हुई ध्रुव की मोटरसाइकिल रोपवे के तार पर आ टिकी। हुर्रे, ध्रुव बच गया। अब ध्रुव हमारे साथ साथ चलेगा। धवनीराज मुझ पर इतने सदैव हमले कैसे कर पा रहा है? जरूर वह किसी तरह से मुझे देख पा रहा है, पर कैसे? एक मिनट, वह तोता हवा में बगैर पर हिलाए उड़ रहा है। तोते ऐसे कभी नहीं उड़ते। यानी यह तोता नकली है। यह जरूर धवनीराज का रिमोट कंट्रोल खिलौना है, जिसमें वीडियो कैमरा लगाए, और इसी से वह मुझ पर नजर रखे और इसी से वह मुझ पर नजर रख रहा है। मैं भी इसका इंतजाम करता हूँ। इसने शायद हमारे कैमरे को देख लिया धवनीराज। इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि अब यह मुझसे बच नहीं पाएगा। मेरा अगला वार रोपवे के तार पर ही होने जा रहा है। उधर ध्रुव के एक ही सदैव वार से तोता नष्ट हो गया, और साथ ही साथ धवनीराज के वार से रोपवे का तार भी टूट गया। तोड़ कड़ाक। हम गिर रहे हैं, बचाओ। ओह, अगर यह ट्रॉली नीचे गिर गई तो इन बच्चों में से एक भी बच्चा जिंदा नहीं बचेगा। मुझे इनको बचाना ही होगा, चाहे इसके बदले में मुझे अपनी जान ही क्यों न देनी पड़े। गिरते ध्रुव ने एक हाथ से मोटरसाइकिल को हवा में घुमा दिया और रोपवे का तार मोटरसाइकिल में लिपटने लगा। फिर ध्रुव के एक सदैव झटके से मोटरसाइकिल एक उभरी चट्टान के दूसरी तरफ जा फंसी। ट्रॉली एक झटके के साथ हवा में ही रुक गई, पर ध्रुव का गिरना नहीं रुका। झटके के कारण मोटरसाइकिल उसके हाथ से छूट गई थी। अब उसकी और गहरी घाटी के बीच में सिर्फ हवा थी। ध्रुव का अंतिम समय आ गया था, और ध्रुव भी इस बात को समझ गया था कि अब कोई चमत्कार नहीं होगा। पर तभी एक विशालकाय परछाई ने ध्रुव को ढक लिया, और दो विशालकाय पंजों ने गिरते ध्रुव की बाहें पकड़ ली
और कुछ ही पलों बाद ध्रुव वापस पहाड़ी पर खड़ा था। यह क्या था? इतना विशालकाय बाज तो मैंने पहले कभी नहीं देखा। इधर ध्रुव आश्चर्यचकित था और उधर दमनीराज बेहद खुश। मार दिया, मैंने ध्रुव को मार दिया। मुझे दुख सिर्फ इस बात का है कि मैं उसको उसके आखिरी वक्त में देख नहीं सका। उसका डरा चेहरा देखकर मजा आ जाता। दमनीराज की इच्छा जल्दी पूरी होने वाली थी। काली पहाड़ी की चोटी पर एक मकान बना हुआ है और बाहर खूंखार कुत्ता और राइफल लिए एक आदमी पहरा दे रहा है। अब मुझे इस बात में कोई शक नहीं है कि दमनीराज का अड्डा यही है। अब मेरा पहला काम पुलिस को मैसेज भेजना है और फिर मुझको इस पहरेदार पर बिना शोर मचाए कब्जा करना है। और यह काम मैं इसी इसी के कुत्ते से करवाऊंगा। और थोड़ी देर बाद झाड़ियों से एक गुर्राट सुनकर कुत्ता झाड़ियों की तरफ बढ़ा। गुर्र गुर्र। कुछ देर तक झाड़ियों से गुर्राटों की आवाजें उभरती रही। ब्रूनो, कम हियर। गुर्र गुर्र गुर्र। ब्रूनो झाड़ियों से बाहर निकला, पर उसके तेवर बदले हुए थे। गुर्र गुर्र। और जब तक उसको इस बात का आभास होता, वो वो, तब तक ब्रूनो उस पर झपट चुका था। पहरेदार की आश्चर्यचकित आंखों ने ध्रुव की शक्ल की एक झलक देखी। थोड़। और फिर उसकी आंखें एक घंटे के लिए बंद हो गई। यह तो गया। अब मुझे इस मकान के अंदर जाना है और सबसे सुरक्षित रास्ता छत पर से होकर जाता है। इस मकान की दीवार एकदम सपाट है, इसलिए ऊपर चढ़ने के लिए मुझे दूसरा रास्ता अपनाना पड़ेगा। और इसके लिए मैं यह नायलॉन की डोरी और स्टार हुक लेकर आया हूँ। अब कुछ मदद बुलानी होगी। ची ची। ध्रुव ऊपर देखकर चेंचाया और जवाब में एक चिड़िया ध्रुव के कंधे पर आ बैठी। कुछ देर तक दोनों में चेचाट होती रही। ची 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 ची। और फिर चिड़िया अपनी चोंच में प्लास्टिक का स्टार नुमा हुक दबाकर ऊपर उड़ी। टक। और उसने हुक को छत के एक उभरे भाग में फंसा दिया। कुछ ही पलों बाद ध्रुव रस्सी के ऊपर चढ़ रहा था, पर किस्मत कुछ और ही रंग दिखा रही थी। क्या फालतू ड्यूटी है, हर 10 मिनट बाद छत पर गश्त। अरे, इस चिड़िया के पंजों के पास क्या चमक रहा है? नीचे झांकते पहरेदार कुछ पलों के लिए तो चकित रह गया, लेकिन फिर उसने अपने आप को संभाल लिया। आहा, तो तुम आ रहे हो। बड़े सख्त जान हो यार। इतनी कोशिशों के बावजूद भी जिंदा बचे हो। अब मैं अपनी आंखों से देखना चाहता हूँ कि आखिर तुम जिंदा कैसे बच जाते हो। ओह, यह तो रस्सी काटने जा रहा है और इतनी ऊंचाई से गिरकर तो मेरा बुर्ता बन जाएगा। तेज चाकू नायलॉन की पतली डोर काटने के लिए डोर पर आ टिका। अब एक हल्का सा झटका ही डोरी काटने के लिए काफी था, लेकिन तभी फरों की एक तेज फटफड़ाहट हुई। फटफट फट। विशाल का बाज एक बार फिर ध्रुव की मदद को आ पहुंचा था। कुछ समझ पाने से पहले पहरेदार को अपना शरीर हवा में उड़ता महसूस हुआ। फूट। और उसके बाद नीचे गिरता हुआ धड़ाम। उसके बाद उसको कुछ याद नहीं रहा। यह बाज, इसने एक बार फिर मेरी जान बचाई है, पर यह है क्या चीज? और यह बार बार मेरी जान क्यों बचा रहा है? और नीचे अभी बड़ी धमाकेदार आवाज आई थी। लगता फकीराज कुछ ज्यादा जोर से गश्त लगा रहा है। यही काम करने की लगन हमको हमारे दुश्मनों से बचाए रखेगी। बस फकीरे, अब नीचे आ जा। 10 मिनट बाद फिर जाना। अगले पल फकीरा नीचे आ गया। दौड़। यह क्या बदतमीज है? ऊपर बैठकर दारू पी रहा था क्या? यह उड़ने की कोशिश कर रहा था। इसी कोशिश में बेचारा नीचे गिर गया। ध्रुव, तो तुम मरे नहीं? मारने वाला और बचाने वाला तो ऊपर बैठा है दमनीराज। और मुझे यह देखना कि उसने तुम्हारे लिए क्या सजा तय की है। पकड़ लो इसे। पकड़ने तो मैं तुम लोगों को आया हूं। तड़ाक। दौड़। ढूम दौड़ ठक। ओह। कड़ाक धड़ाक।
ये लोग अपनी सारी कोशिशों के बावजूद ध्रुव को नहीं रोक पाएंगे, लेकिन इससे मुझे वह थोड़ा सा समय मिल जाएगा जिसमें मैं इसको रोकने का इंतजाम कर लूंगा। दमनीराज की उंगलियां तेजी से रंगीन बटनों पर फिसलने लगी, पर इससे अनजान ध्रुव दमनीराज के गुंडों को बेहोशी की दुनिया में पहुंचाने में व्यस्त था। ध्रुव का हथौड़े जैसा आखिरी गुस्सा गुंडे के जबड़े से टकराया और साथ ही साथ दमनीराज की आवाज गूंजी, तोड़। रुक जाओ ध्रुव, वरना वरना तुम क्या कर लोगे दमनीराज। तुम मुझ पर अपने सारे हथियार आजमा चुके हो, लेकिन वे सब बेकार रहे। इसीलिए मैं इस बार अपना निशाना बदल रहा हूँ। यह तो तुम जानती हो कि इस अल्ट्रासोनिक तोप से मैं राजनगर की कोई भी इमारत नष्ट कर सकता हूँ। अब तुम सिर्फ यह देख लो कि इस वक्त मेरी तोप किस मकान पर सदी है। यह तुम्हारा मकान है बेटा, और यह बटन दबते ही यह मकान खत्म हो जाएगा, और इसमें रहने वाले भी। अब अगर तुम एक इंच भी इधर उधर हिले तो घबराहट में मेरी उंगली इस बटन पर दब जाएगी, और फिर नहीं, मैं यह रिस्क नहीं ले सकता। इस वक्त तो घर में मम्मी और श्वेता के साथ पापा भी होंगे। ठीक है दमनीराज, तुम जीते और मैं हारा। अब बताओ कि तुम क्या चाहते हो। तुम्हारी मौत, एक धीमी और दर्दनाक मौत। दमनीराज ने एक डायल को घुमाया, और देखते देखते एक चमकदार खोल ने ध्रुव के शरीर को अपने अंदर कैद कर लिया। यह क्या है? ताकत लगानी बेकार है प्यारे ध्रुव, इस बंधन को कोई भी तोड़ नहीं सकता। यह बंधन ठोस ध्वनि तरंगों का बना हुआ है, और अब यह ऊर्जा बंधन धीरे धीरे तुम्हारे शरीर पर तब तक कसता जाएगा जब तक तुम्हारे शरीर की सारी हड्डियां टूटकर तुम्हारे खून में मिल नहीं जाती। ओह, यह सच कह रहा है। इस साउंड एनर्जी का घेरा तो मेरे शरीर को कसता ही जा रहा है। उफ, मुझसे सांस भी नहीं ली जा रही है। मेरा दम घुट रहा है, सारे शरीर की नसें फटती लग रही है। यह यंत्रणा मैं ज्यादा देर तक नहीं सह पाऊंगा। ध्रुव की तरफ मौत एक कदम करके बढ़ रही थी, तब एक उड़ता हुआ चाकू अल्ट्रासोनिक तोप में लगे कोर खाप के हीरे से टकराया। टक, छनाक, और हीरा हवा में उछलकर सीधे चंडिका के हाथ में जा गिरा। अगर मेरा ख्याल सही है तो यह हीरा ही तुम्हारी तोप की असली ताकत है, और इसके हटते ही तुम्हारी मशीन बेजान हो जाएगी। चंडिका खुद एक वैज्ञानिक थी, और उसका ख्याल एकदम सही था। हीरे के मशीन से अलग होते ही ध्रुव को कैद करने वाला ध्वनि तरंगों का खोल भी गायब होने लगा। चंडिका, तुम यहाँ तक कैसे पहुंच गई? मेरे पैरों की तरफ देखोगे तो खुद ही समझ जाओगे। ये पंजे यानी वह विशालकाय बाज तुम ही थी। वह बाज नहीं, इंजन लगा एक हैंड ग्लाइडर है। मैं जानती थी कि पहाड़ी रास्ते पर तुमको मेरी जरूरत जरूर पड़ेगी। बकवास बंद कर छोकरी, और मुझे हीरा वापस कर दे। यह हीरा तो अब नेशनल म्यूजियम में जाएगा, जहाँ की यह अमानत है, और तुम जेल जाओगे जहाँ की तुम अमानत हो। तो तू ऐसे नहीं मानेगी। दमनीराज का हाथ उठा, और अचानक किए इस वार से चंडिका बच नहीं पाई। कड़क! यह दृश्य ध्रुव की आंखों में खून उतार देने के लिए काफी था। तुमने चंडिका पर वार करके मेरे दिल से रही से दया भी खत्म कर दिया दमनीराज। अब तुम अपने पैरों पर चलकर जेल नहीं जा पाओगे। डिशुम! क्रुद्ध ध्रुव के वार तो दीवार में भी छेद कर देने के लिए काफी थे। दमनीराज का जबड़ा तो हाड़मास का बना था, पर दमनीराज के लिए तो यह आखिरी मौका था। दौड़! और उसकी छोटी अल्ट्रासोनिक गन अभी सही सलामत थी। एक ध्वनि तरंग ध्रुव की तरफ लपकी, लेकिन क्रोध में भी ध्रुव ने अपने होशोहवास नहीं खोए थे। ध्वनि तरंग से बचने के लिए वह तेजी से एक तरफ हटा, और ध्वनिराज आजाद हो गया। अब वह पागलों की तरह ध्रुव पर ताबड़तोड़ वार करता जा रहा था, और यह नहीं देख रहा था कड़कड़ कड़कड़ाक कि उसके वार कहाँ लग रहे हैं। मेरी मशीन, मेरी अल्ट्रासोनिक तोप! कड़कड़ाक! मैंने अपनी 15 सालों की मेहनत को अपने हाथों से तबाह कर दिया, और ऐसा करने के लिए तूने मुझे मजबूर किया। अब मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। तुम बहुत आशावादी हो दमनीराज, लेकिन ऐसा होना मुश्किल है। मेरा तुमसे मार खाने का एकमात्र मकसद तुम्हारी मशीन को तुम्हारे हाथों से तबाह करवाना था, और अब मुझे
तुम्हारी दूसरी मशीन को नष्ट करना है। दवनीराज का हाथ एक और घातक ध्वनि तरंग का वार करने के लिए उठा और उसी पल ध्रुव आगे लपका। उसको इसी क्षण का इंतजार था। उसने दवनीराज का हाथ उसकी उसकी छाती पर लगे कंट्रोल पैनल की तरफ मोड़ दिया। कृर, घातक ध्वनि तरंग तब तक चल चुकी थी। ब्रोम, ध्वनि तरंग का वार अपने कंट्रोल पैनल पर हुआ और एक धमाके के साथ पैनल के चिथड़े उड़ गए और तभी पूरा वातावरण सायरनों से गूंज उठा। वी वी, पुलिस पुलिस आ गई। धमाके के धक्के ने ध्रुव को भी दूर फेंक दिया था। ध्वनिराज की अल्ट्रासोनिक गन भी तबाह हो गई थी। ध्वनिराज तेजी से छत की तरफ भागा और उसके पीछे लपकता हुआ ध्रुव चंडिका को देखकर रुक गया। चंडिका, तुम ठीक तो हो ना? मैं ठीक हूँ, तुम मेरी चिंता छोड़ो। ध्वनिराज भाग रहा है, तुम उसको रोको। वह भागकर कहीं नहीं जा पाएगा चंडिका, चारों तरफ पुलिस का घेरा है। लेकिन छत पर पहुंचते ध्रुव का सोचना गलत साबित हो गया। ओह, तो ध्वनिराज ने अपने भागने का इंतजाम कर रखा था। घबरा मत ध्रुव, मैं इसको भागने नहीं दूंगी। थोड़ी देर में इसके गुब्बारे में एक छेद इसको नीचे उतारने के लिए काफी। ओह, यह मुझ पर ब्लो टॉर्च से हमला कर रहा है। इस ब्लो टॉर्च की तेज लपट ने बांस के एक पर को जला दिया और चंडिका को मजबूर होकर धमनीराज का पीछा करने का इरादा छोड़ देना पड़ा। शुक्र है कि पर को ज्यादा नुकसान नहीं पहुंचा है, लेकिन अब मैं इसका पीछा नहीं कर सकती। अब मुझे नीचे उतरना होगा। थोड़ी सी मुश्किल के बाद चंडिका से सलामत नीचे उतर आई। सॉरी ध्रुव, मेरी सारी कोशिशों के बावजूद धवनीराज बचकर भाग निकला। नहीं चंडिका, अब वह कहीं भागकर नहीं जा पाएगा, क्योंकि मुझे पता चल गया कि धवनीराज कौन है। पता तो मुझे पहले ही लग गया था, लेकिन अभी अभी मिले करीम के मैसेज से मेरा शक यकीन में बदल गया है। मेरे साथ आओ। और फिर सिविल लाइंस के एक फ्लैट में। अब मेरे पास ज़्यादा वक्त नहीं है। अब मुझे जल्दी से जल्दी उसको ख़त्म करके और पोशाक पहनाकर यहाँ से निकल जाना चाहिए। उसको मैंने इसी कमरे में बंद कर रखा है। अरे, कमरा तो खाली है। खाली तो होगा ही, क्योंकि तुम्हारे असिस्टेंट नायर को हमने आज़ाद करा दिया है। प्रोफेसर काले उर्फ धमनीराज। ध्रुव, तुम यहाँ पर? हाँ, मैं यहाँ पर। तुमने अपनी हत्या तो बहुत खूब की थी काले, लेकिन तुम्हारी लाश का एक भी टुकड़ा न मिलने से मुझे पूरा यकीन नहीं हुआ था। इसलिए मैंने कमांडो फोर्स को तुम्हारे फ्लैट की निगरानी पर लगा दिया था और उसी से आज सुबह हमको नायर का पता मिल गया, जिसको तुमने बंधक बनाकर इस फ्लैट में बंद कर दिया था और जिसे ख़त्म करने तुम अभी यहाँ पर आए थे। वैसे तुम्हारी असलियत तो मैं काली पहाड़ी पर ही जान गया था, जब मुझसे लड़ते वक्त तुमने अल्ट्रासाउंड यंत्र को अपनी 15 साल की मेहनत का नतीजा बताया था। हाँ हाँ, मैं ही धवनीराज हूँ। मैंने वह यह अल्ट्रासाउंड यंत्र बनाए थे। यह मेरा आविष्कार था, पर इसके बदले मुझे क्या मिला? 15 साल तक सिर्फ कुछ हजार रुपये महीने की तनख्वाह, जबकि इस यंत्र से मैं करोड़ों कमा सकता था। मेरे अलावा सिर्फ नायर और पटेल ही इस आविष्कार के बारे में जानते थे। पटेल को तो मैंने ख़त्म करा दिया और नायर को इसलिए बंधक बनाकर रख दिया ताकि वक्त आने पर उसकी लाश को धवनीराज की पोशाक पहनाकर पुलिस के हवाले कर दूं। मुझे बहुत खुशी है कि तुम्हारे इरादों पर पानी फेरने का मौका मुझे मिला काले। अभी आपका कह दिया इंस्पेक्टर। धवनीराज को पकड़ने के लिए नगर प्रमुख ने 10,000 रुपये का इनाम रखा है ध्रुव, और मेरे ख्याल से यह इनाम तुम दोनों में बराबर बराबर बंटना चाहिए। आप तो जानते हैं इंस्पेक्टर कि मैं किसी भी तरह का इनाम स्वीकार नहीं करता, लेकिन मैं इनाम जरूर लूँगी मिस्टर इंस्पेक्टर। इस वक्त इसकी मुझे सख्त ज़रूरत है। और फिर हमेशा की तरह चंडिका वहाँ से छू मंत्र होली। फिर बाद में, श्वेता, ये ले तेरा ईयरफोन और ये तेरे लिए 2,000 रुपये। ईयरफोन तो लाओ इधर कंजूस, और अपने पैसे अपने पास संभाल कर रख लो, क्योंकि अब मेरे पास 5,000 रुपये हैं। अरे, इतने पैसे तेरे पास कहाँ से आए? बिजनेस से मिस्टर ध्रुव। अच्छा, तेरे साथ कौन कौन बिजनेस करने लग गया? तुम्हारी दोस्त चंडिका,
उसको पुलिस ने धवनीराज को पकड़वाने के लिए 5,000 रुपये इनाम में दिए थे, जो उसने मुझे दे दिए। बड़े दान से पाला पड़ गया तुम्हारा। उसने किस खुशी में ये पैसे आपको दान में दिए? दान लिया करो तुम। मैंने तो उसको अपना एक महान आविष्कार किराए पर दिया था, एक ग्लाइडर बाज। तो वह बाज तूने बनाया था? पर चंडिका को इसके बारे में कैसे पता चला? यानी तू उसे जानती है? हाँ जानती हूँ। तो अब बता ना, कौन है वह? वह एक लड़की है। ओह। और तुम कौन होते हो ये सब पूछने वाले? मेरे दोस्तों से तुमको क्या मतलब? मैं 2 दिन से पैसे मांग रही थी और तुमने चाय चाय चाय। हे भगवान, इसकी चाय चाय की आवाज से तो ध्वनि राशि प्राध्वनि तरंगे ज्यादा अच्छी थी। समाप्त। तो दोस्तों कॉमिक्स यहीं पे समाप्त होती है। और ये कहने की जरूरत नहीं है, बहुत ही जबरदस्त कॉमिक्स थी। और मिलते हैं किसी अगली कॉमिक्स में।